चलो, तो जब स्ट्रक्चर आप बेटा बनाओगे इसका एंटीबॉडी का, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, एनसीईआरटी में आप देख रहे होगे। यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बार, फिर समझाता हूँ एक एक चीज। ये ऐसे है, फिर आपका ये ऐसे है, फिर ऐसे इधर भी है आपका। गड़बड़ बन गया। चलो देखो, तो यहाँ पर आप बोलोगे ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, वाई शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये आपका प्रोटीन का ही तो बना हुआ, तो एक ग्रुप NH2 ग्रुप होता है प्रोटीन का, दूसरा अमीनो एसिड में COOH ग्रुप होता है। ऐसे यहाँ पर भी आपका एक NH2 ग्रुप और दूसरा आपका ये आपका CO2 ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आप, एक मिनट रिकॉर्डिंग, हाँ लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये भी आपका क्या है, दूसरा वाला ये भी NH2 ग्रुप है, और इधर आप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करोगे। तो ये समझ में आ रहा है कि कोई प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि प्रोटीन को भी हम जब लिखते हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, NCC अमीनो एसिड, ऐसे ये NCC, ठीक है ऐसे। तो ये अमीनो एसिड ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा आपका, इसमें आप बोलोगे दो चेन है बेटा। एक बोलोगे आप हैवी चेन है, ये देखिए ये हैवी चेन है, बड़ा वाला चेन, इसको हैवी चेन बोलते हैं। हैवी चेन में दो रीजन है, ठीक है। ये आप बोलो हैवी का वेरिएबल रीजन है, तो इसको HV या VH से दिखा देते हैं। और इनके पास कुछ होते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट होते हैं, मतलब एंटीजन को पकड़ने वाले साइट्स होते हैं ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे ये आपका लाइट चेन है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, लाइट वेरिएबल, ठीक है। तो ये लाइट वेरिएबल हो गया, ये हैवी वेरिएबल हो गया। अब देखो आगे यहाँ पर, इसके बाद में आप बोलोगे ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन होगा, तो LC से दिखा देते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होगा आपका, लाइट वाला वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है। इधर हैवी का वेरिएबल चेंज होगा। ये भी आपको कौन सा है, LC है, लाइट चेन है, ठीक है, सॉरी हैवी चेन है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ये हैवी का क्या है आपका, ये हैवी का वेरिएबल हो गया। अब आगे जो आप पढ़ोगे ये कौन सा है आपका, हैवी का कांस्टेंट रीजन, तो इसको आप क्या बोल दोगे, HC, हैवी का कांस्टेंट रीजन, ठीक है। अब इधर देखो यहां पर आप बोलोगे डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों आपस में बंधे रहते हैं, हैवी और लाइट चेन। तो कुल मिला के अगर आप बोलोगे इसमें दो चेन है, एक लाइट चेन है और दूसरी कौन सी, हैवी चेन है। लाइट चेन में दो चीजें, एक कांस्टेंट है और दूसरा कौन सा आप बोलोगे, तो वेरिएबल बोलोगे। ऐसे यहाँ हैवी में भी एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है कि नहीं। तो ये कहानी है आपकी लाइट और हैवी, समझ में आई बात की नहीं, बताओ। यस सर। अब देखो यहाँ पर बेटा डबल जो है ये आपका बना होता है, डबल बॉन्ड होता है आपका, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे ये दोनों आपस में स्टेबलाइज रहते हैं। इधर ये भी डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ऐसे यहाँ पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आप देखो बेटा इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये वेरिएबल रीजन है, इसके पास में साइट्स होती हैं। कैसी साइट्स होती हैं, एंटीजन की बाइंडिंग करने के लिए, यानी कि कोई एंटीजन आएगा तो यहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा और यहीं से बाइंड करेगा, इसको मार दिया जाएगा ऐसे। तो ये एंटीजन की साइट है, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है वो बेटा कैसा होता है, आप बोलोगे नॉन कोवेलेंट टाइप का होता है। कैसा होता है, नॉन कोवेलेंट टाइप का होता है। अब इसमें बताओ तुम लोगों को डाउट क्या क्या है। सर ये स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आ रहा तो इसलिए। अब समझ में आ गया ना। यस सर। वाई शेप का स्ट्रक्चर है, दो तरीके की चेन है, एक लाइट है एक हैवी। लाइट में दो पार्ट है, कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होता है,
और वेरिएबल जो है वो चेंज होता है, क्योंकि एंटीजन अलग अलग तरीके का होगा और अलग अलग तरीके से एंटीजन को बाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके से हमको देखना पड़ेगा वहां पर उनके स्ट्रक्चर को। दूसरा आप बोलोगे हैवी, हैवी में भी आप बोलोगे एक कांस्टेंट रीजन एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका वेरिएबल वाला ये दोनों चेंज करेंगे अपनी स्ट्रक्चर्स को और बाइंड करेंगे एंटीजन से। चलो और बताओ। सर ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के मतलब समझते हैं। एक होता है आपका AMIS, एक होता है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको एंटीबॉडी मीडिएटेड, दूसरा है CMI या S ऐसे। तो इसका फुल फॉर्म होता है A फॉर एंटीबॉडी, M फॉर मीडिएटेड, आप बोलोगे क्या इम्यून सिस्टम, ठीक है। दूसरा देखिए C का मतलब होता है आपका सेल, फिर आप बोलोगे मीडिएटेड, फिर आप बोलोगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको बेटा दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका हम बोलते हैं और ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है इससे। अब देखिए इसमें होता क्या, ये मान लो एक सेल है आपकी, ये सेल है एक, ऐसे सेल प्रेजेंट है। अब इस सेल में बेटा आप बोलोगे इस सेल में क्या होगा, तो देखिए आप ये सेल प्रेजेंट है आपकी, तो ये सेल जो प्रेजेंट है, अब कोई एंटीजन आया मान लो, ये हमारी बी सेल है, समझना ध्यान से। कोई एंटीजन आया, इसके सरफेस पे बाइंड किया, इसके रिसेप्टर से बाइंड किया, ये एंटीजन है और ये बी सेल है। अब जैसे ये बाइंड करेगा वैसे बेटा क्या होगा, तो आप बोलोगे जो ये आपका बी सेल है ये एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीजन क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर लेगा। तो यहाँ पर बी सेल एक्टिवेट होगा और जैसे ही एक्टिवेट होगा एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, और रिकॉग्नाइज करने के बाद बेटा ये क्या करेगा, ये डिवाइड कर जाएगा। अब जो है ये बी सेल दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक आपकी सेल बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा सेल, क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल। और दूसरा बेटा कौन सा बनाएगा, तो आप बोलोगे प्लाज्मा सेल के अलावा दूसरा जो बनाएगा वो कौन सा है, तो आप बोलोगे प्लाज्मा सेल के अलावा दूसरा जो बनेगा उसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल, क्या बोलेंगे, मेमोरी सेल। तो एक प्लाज्मा सेल, दूसरा मेमोरी सेल। अब देखिए आप यहां पर क्या होगा, तो प्लाज्मा सेल बेटा क्या करेंगी, फर्दर डिवाइड करेंगी। प्लाज्मा सेल्स क्या करती, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, ये क्या करेंगी, एंटीबॉडी रिलीज करने लगेंगी एंटीजन के अगेंस्ट। और ये एंटीबॉडीज बेटा कहाँ चली जाएंगी, तो आप बोलोगे ये चली जाएंगी ब्लड में। कहाँ चली जाएंगी, ब्लड में। तो ब्लड क्या, ह्यूमोरल मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है, ह्यूमोरल का मतलब भी होता है फ्लूइड। तो यानी कि एंटीबॉडीज ब्लड में आएंगी और ब्लड में एंटीजन को पकड़ पकड़ के मार देंगी, एंटीजन जितना मिलेगा इनको ब्लड में मार देंगी। तो ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जिसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड होगा और ब्लड में वो रिलीज किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम, जो कि हेल्प करता है इसमें। अब प्लाज्मा सेल्स बनने के साथ साथ इस सेम एंटीजन के अगेंस्ट मेमोरी सेल बन गई। तो मेमोरी सेल्स जो बनेंगी बेटा, ये आगे जाके फर्दर इन फ्यूचर मान लो 10 साल बाद फिर से आपका यही आ गया सेम, 10 साल बाद फिर से आ गया इन फ्यूचर, आप मान के चलो मेमोरी सेल्स, ठीक है, अभी है सेम एंटीजन। तो इन फ्यूचर सेम एंटीजन के अगेंस्ट फिर से ये क्या करेंगी, सेम एंटीजन के अगेंस्ट फिर से ये क्या करेंगी, तो आप बोलोगे क्या बना लेंगी, तो आप बोलोगे क्या बना लेंगी, तो ये बना लेंगी आपका क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सेम एंटीजन के अगेंस्ट यहां पर आपका बनेगा क्या, तो आप बोलोगे एंटीबॉडी, फ्यूचर में भी सेम और उसी तरीके के एंटीजन को मार देंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल्स जो है बेटा, ये जो रिस्पांस दिखाती है जब पहली बार एंटीजन को मारती है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। और आप बोलोगे ये वाला जो है आपका मेमोरी सेल्स हैं, ये जो है जब फ्यूचर में इनके अगेंस्ट काम करती हैं सेम एंटीजन के अगेंस्ट, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस फास्ट होता है प्राइमरी से, ठीक है। चलो डन, ये एम्स वाला समझ में आ गया ना, एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी। यस सर।
चलो अब सीएम ये वाला देखते हैं, दूसरा वाला, ये तो अभी बताया नहीं मैंने, ठीक है, ये बताते हैं अगले पेज पे। देखिए CMIS क्या हुआ, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्या बोलोगे बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। चलिए देखते हैं क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में बेटा आपकी बी सेल की जगह यहाँ पर टी लिम्फोसाइट होती है, या बोलोगे टी सेल्स होती है, ठीक है, टी सेल्स। अब देखिए क्या होगा इस टी सेल में। ठीक है, तो टी सेल जो होती हैं बेटा, इनमें दो तरीके की सेल्स होती हैं। एक आप बोलोगे साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स, और दूसरी जो होती है उनको हम बोलते हैं आपका हेल्पर, टी हेल्पर सेल। इन सेल्स के पास में होता है एक रिसेप्टर, उसको बोलते हैं CD4+, और इसके पास होता है उसको बोलते हैं आपका CD8+। ठीक है, अब देखिए यहां पर CD8 और CD4 वाला जो है बेटा ये आपका है, तो यहां पर टी सेल क्या होगा, कोई एंटीजन आएगा। जैसे मान लो कोई ये सेल है, ये कोई इंफेक्टेड है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मान लो इसमें मैक्रोफेजेस सेल्स भी आ जाती हैं, बी सेल्स भी आ जाती हैं, और भी बहुत सारी सेल्स आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, आप बोलोगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। बहुत सारी अलग अलग तरीके की होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं, इनमें देखो क्या होगा कहानी। तो यहाँ पर आप बोलोगे जो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले ये मान लो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, कोई भी सेल हो इसमें से, कोई भी हो, ये मान लो इन्फेक्टेड हो गया, ये मान लो इन्फेक्टेड हो गया वायरस से, ये वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, या कोई एंटीजन से इन्फेक्टेड हो गया। अब इस सेल को है खत्म होना, अब इसको मारा जाएगा, नहीं मारेगा नहीं तो ये फैल जाएगा पूरे में। तो टी सेल के पास क्या होता है, ये तुरंत जो है सेल जो होती है अपने सरफेस पे रिसेप्टर पे टैग करती है एंटीजन के पेप्टाइड को, बोलती है देखो हमको वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, हमको खत्म करवा के, नहीं तो पूरा बॉडी खत्म हो जाएगा। अब टी सेल जो होंगी वो दौड़ के आएंगी और इनसे बाइंड करेंगी और इनको किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है इस तरीके से काम करता है। बोलो समझ में आया। तो यहां पर दो होते हैं आपके, एक MHC फर्स्ट होता है, एक MHC सेकेंड होता है। तो जो MHC सेकेंड है वो बाइंड करता है आपका टी हेल्पर सेल से, टी हेल्पर सेल। और जो ये वाला है CD8 वाला, ये आपका आप बोलोगे टी हेल्पर की बजाय टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, ये कहानी डन। बताओ। सर पिछले वाला तो आ गया सर, ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मैंने बोला टी हेल्पर सेल दो तरीके की हैं, एक साइटोटॉक्सिक किलर सेल है और दूसरी बेटा जो है टी हेल्पर सेल है। अब यही दोनों इस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगी वो हम देखते हैं। तो हमने बोला बेटा अगर कोई आपका पैथोजन है या वायरस है, देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर देखो ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब क्या होता है, कोई सेल इन्फेक्टेड हुई है वायरस से या बैक्टीरिया से या मतलब किसी पैथोजन से इन्फेक्ट हुई है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसमें होती है आपकी मैक्रोफेजेस, आप बोलोगे मैक्रोफेजेस के अलावा बीटा सेल्स, बी सेल्स सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, है ना, बहुत सारी सेल्स होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। उसके अलावा बोलोगे इपिथेलियल सेल्स, बहुत सारी सेल्स हैं। तो ये सेल्स आपकी जो होती हैं ये इतनी सेल्स होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब देखिए क्या यहां पर आप बोलोगे, यहां पर क्या होगा, तो देखिए आप यहां पर आप बोलोगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स हैं ये बेटा क्या करती हैं, तो देखिए आप इनके पास एक सरफेस मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं MHC।
मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, MHC, ठीक है, मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है फर्स्ट और एक होता है MHC सेकेंड, ठीक है, एक कैसा होता है फर्स्ट, एक होता है सेकेंड। फर्स्ट वाला जो होता है वो हर एक न्यूक्लिएटेड सेल के पास होता है, और सेकेंड वाला जो होता है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास में केवल होता है, ठीक है, जो ये सेल्स इनके पास होता है। अब देखिए होगा क्या, ये हमने मान लिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब कोई वायरस आया, मान लो इन्फेक्टेड हुआ, इन्फेक्शन हो गया, वायरस आ गया कोई यहाँ पर, मान लो कोई वायरस आ गया, वायरस ने इन्फेक्ट किया बॉडी को। तो जब इन्फेक्ट करेगा यहाँ पर तो आप बोलोगे क्या होगा, ये वाला है आपका स्ट्रक्चर, ये देखिए आप यहाँ पर इन्फेक्ट कर दिया, मान लो ये वायरस अंदर आ गया, ऐसे ये वायरस आ गया, अब ये सेल इन्फेक्ट हो गया। अब जब ये सेल इन्फेक्ट होगा तो यहाँ पर एंटीजन है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो सेल है आपकी बेटा, ये क्या करेगी, MHC इसके पास मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, ये ले जाके इस एंटीजन को रिप्रेजेंट कर देगी अपने सरफेस पे। तो ये जो MHC है जिसने रिप्रेजेंट किया वायरस को, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे इट इज द MHC फर्स्ट। कौन सा है, MHC फर्स्ट। अब जैसे ये यहाँ पर फ्लैग्ड किया जाएगा, जैसे ये दिखाया जाएगा सेल के ऊपर, तो उधर से आपका टी सेल दौड़ के आएगा, टी सेल दौड़ के आएगा ऐसे, टी जो है सेल आएगा, और टी सेल में कौन आएगा, तो जब अगर MHC फर्स्ट रिप्रेजेंट करी तो यहाँ पर जो आएगा वो आपका आएगा कौन सा, तो आप बोलोगे ये आएगा आपका टी साइटोटॉक्सिक सेल। और टी साइटोटॉक्सिक सेल इससे अटैच करेगा और फिर कुछ ऐसे केमिकल्स निकालेगा कि ये जो सेल है आपकी इसको किल कर देगा, इसीलिए हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक किलर सेल। अब अगर आप बोलोगे मान लो ये जो सेल है आपकी, ये वायरस से इन्फेक्ट ना होके कोई बैक्टीरिया वगैरह से इन्फेक्ट हो रही है, ये मान लो बैक्टीरिया है, दूसरे स्लाइड में हम बता रहे हैं दूसरे तरीके से। अब इस बैक्टीरियल वाली सेल को रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके कुछ प्रोटीन को, इसके पेप्टाइड को जो सेल के अंदर पहुंच गया, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा MHC सेकेंड से। और MHC सेकेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन आएगा, तो उधर से आपका टी हेल्पर सेल आएंगे, टी हेल्पर सेल के पास रिसेप्टर होगा, इससे बाइंड करेंगी और कहानी खत्म, इसको मार देंगी। तो ये भी सेल किल हो जाएगा, ये भी किल हो जाएगा। तो वो हेल्प कर रही, किल करने में उनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यहाँ पर आप बोलोगे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट किस तरीके की सेल का हुआ, तो आप बोलोगे टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल का। समझ में आई बात, तो ये कहानी है। Yes. अब समझ में आ गया होगा ना। यस सर। चलो और बताओ, और बताओ कहीं पे कोई दिक्कत, किसी को कुछ प्रॉब्लम इस पूरे सर एक चैप्टर बार में? कैंसर के साइकिल, एड्स की साइकिल बता दीजिए। कौन सा? सर एड्स और कैंसर। लैग कर रहा आवाज बेटा, टाइप करके बता दो। सर आप मुझे कैंसर और एड्स की साइकिल बता दीजिए। बेटा कैंसर वाला तो पढ़ा हुआ है, वीडियो लेक्चर देख लो आप। कैंसर का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ ना, सबसे पहली क्लास में कैंसर डिस्कस कर चुका हूँ परसों, 13 वाली में, 13 वाली क्लास में देखो जाके वीडियो, ठीक है, वहां पे है पूरा। ओके सर, और एड्स की साइकिल तो बता दीजिए। कौन सा बेटा? एड्स लिख के बता दो, टाइप करके, आवाज नहीं आ रहा आपका। सर वो एड्स बोल रहे हैं। एड्स, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, एड्स का साइकिल बता देते हैं, कोई इशू नहीं। सर प्लीज सर इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दीजिए। इस चैप्टर के, चलो लिखो, देखो कैंसर सबसे पहले पढ़ना है आपको, ठीक है। कैंसर के अलावा आप बोलोगे एड्स, यहां से भी आ सकता है, कैंसर या एड्स में से दो में से एक आएगा। दूसरा आप बोलोगे ड्रग, ड्रग से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके 101%। ऑटो इम्यून डिसीजेस क्या होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा आप बोलोगे आपका जो मलेरिया है उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना। मलेरिया के अलावा आपका जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, ये कौन सी होता है वो, टाइफाइड, टाइफाइड पढ़ के,
टाइफाइड, रिंगवर्म तो नहीं पढ़ता पूछता है इतना, टाइफाइड आप पढ़ के जाना। टाइफाइड के अलावा फिर आप पाओगे किसमें किसमें किसमें, हाँ इम्यूनिटी में आप पढ़ लेना CIMS, और उससे ज्यादा पूछा जाता है AIMS। ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गए। और जो है हाँ, एक आप हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ के जरूर जाना, हाइपर सेंसिटिविटी। तो इतने टॉपिक आप पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से बिल्कुल रट के जाना, एकदम टेंशन मत लेना, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इतना पढ़ लेना आप लोग बस। सर ड्रग्स में सर ये सर एडिक्शन वगैरह भी पढ़े और प्रिवेंशन कंट्रोल, सर ये सब पढ़े या रहने दे अभी? किसमें, ड्रग में? यस सर, क्योंकि कल ड्रग में पेपर बेटा है। पढ़ के जाना, जितना पढ़ाया था मैंने क्लास में उतना तो करके जाना एटलीस्ट, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। करके जाना है आपको। चलो एड्स का देख लेते हैं हम लोग। देखिए एड्स को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में एड्स का जो स्ट्रक्चर है, ये मान लो एड्स का जो है HIV वायरस है, जो है सॉरी HIV वायरस जो है, इसमें कुछ इस तरीके की कहानी है। ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये स्ट्रक्चर है पूरा ऐसे इस तरीके से, ऐसे स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाई कहानी क्या है इस पूरे वायरस के स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो देखिए ये आप बोलोगे, ये वाला सबसे पहले ये आपका GP20 है। हालांकि इतना नहीं आपसे पूछेगा, ये आप याद रख लेना, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई लेयर है। फिर आप बोलोगे दूसरा आपका जो है ये वाला एक स्ट्रक्चर, इसको आप बोलोगे GP41, उसका बना हुआ है। फिर आप बोलोगे इसके बाद में ये लाइपोप्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है, इसके बने हुए लाइपोप्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर आप बोलोगे लाइपोप्रोटीन के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर एक अंदर और लेयर होगी इसमें, ये स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे लिपोप्रोटीन के अलावा ये क्या है आपका P17। ठीक है, P17। और इसके बाद में यहाँ पर आप आओगे तो ये आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक एंजाइम होता है इसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। उसके अलावा बोलोगे यहाँ पर ये वाला क्या है, तो ये वाला आप बोलोगे क्या है आपका P24। फिर आप बोलोगे इसके बाद में ये आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA है, सॉरी सिंगल स्टैंडर्ड RNA है यहाँ पर। और ये आपका इसमें और एंजाइम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीएजेस। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा HIV वायरस का, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ठीक है, अब कोर पार्ट इसमें क्या होता है, तो P17 से लेके जो आपका होता है ये कोर पार्ट होता है, कहां तक, P24 तक, बाकी सब खोल में आता है। ठीक है, तो वो तो बाहर रह जाता है। अब होगा क्या देखिए इस कहानी में, तो ये वायरस है बेटा, ये एंटर कहाँ करता है, HIV वाला HIV वायरस जो होगा ये एंटर कहाँ करता है, तो आप बोलोगे एंटर कहाँ करता है, देखते हैं HIV वायरस को। ये हमने एक सेल ले लिया, सेल हमारा जो है वो मैक्रोफेजेस सेल रहता है, समझिएगा ये मैक्रोफेजेस सेल है। अब यहाँ पर इस मैक्रोफेजेस के पास में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं CD4 टाइप के। ठीक है, क्या है, CD4 टाइप के रिसेप्टर्स रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे आके बाइंड करेगा, ऐसे बाइंड करेगा। अब बाइंड करने के बाद अब देखो क्या होगा, तो आप बोलोगे CD4 प्लस ये अंदर लेके जाएगा, और अंदर लेके जब जाएगा तो इसके अंदर जाएगा क्या, कोर वाला पार्ट चला जाएगा। कौन सा पार्ट चला जाएगा, कोर पार्ट चला जाएगा, कोर पार्ट चला जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे अनकोटिंग होगा, इसका कोट हट जाएगा पूरा,
अनकोटिंग के बाद में आप बोलोगे, फिर देखिए क्या होगा यहाँ पर, अनकोटिंग। अब यहाँ पर आप बोलोगे, देखिए क्या होगा, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ये आपका मैक्रोफेजेस का ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या होगा, अनकोटिंग के बाद में बेटा आप बोलोगे एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा लगेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये एंजाइम इसको किसमें चेंज कर देता है, तो आप बोलोगे PIC, इसको बोलते हैं प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में ये चेंज हो जाएगा। ये प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स जो होगा बेटा, ये एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में इसके DNA को हैक कर लेगा। अब ये जो प्रोटीन बनाएगा, RNA बनाएगा, वो सब RNA किसके होंगे, HIV वायरस के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये पूरा असेंबल होके स्ट्रक्चर बना लेगा आपका बैक्टीरियोफेज का, और ये ब्रस्ट कर जाएगी सेल, और ब्रस्ट करेगी तो ये सर्कुलेशन में आ जाएंगे और पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। फिर ऐसे नई सेल्स को पकड़ेंगे, फिर मारेंगे, फिर यही सब करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस को HIV की प्रोडक्शन फैक्ट्री है, वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बोलिए बेटा। ओके सर। और किसी को कुछ कोई डाउट हो बताओ। और बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए प्लीज। यस सर, और सर ऑटो इम्यूनिटी भी बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए ऑटो इम्यूनिटी का मतलब समझिए आप। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है बेटा, जो है आपने जिसको पैसा दिया, उसने क्या किया, जहर खरीदा और आपको ही खिला दिया। मतलब आप तो भले के लिए पैसा दिए उसको, लेकिन उसने क्या किया, आपको ही खत्म कर दिया। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, जब बॉडी हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स डेवलप करने लगता है। जैसे हमारी बॉडी का, आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम, तो हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम बेटा क्या करेगा, हमारी ये मान लो बॉडी है, और इसी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगे, हमारी बॉडी के ऊपर ही काम करने लगे, तो आप समझ जाओ क्या है ऑटो इम्यूनिटी। अब ऑटो इम्यूनिटी में होता है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे आप पढ़ते हो माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस के अलावा आप बोलोगे और भी बहुत सारे हैं। जैसे आप बोलोगे आपका क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऐसा बोलोगे ग्रेव्स डिजीज, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं आपके, थायराइडिज्म में बहुत सारे देखने को मिलेगा आपका, प्लूमर्स डिजीज हो। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए, आप उनके नाम याद रख लेना। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी की सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लगता है, हम ही को मारने लगता है, तो आप बोलोगे वो ऑटो इम्यूनिटी होती है। ठीक है, ओके सर। सर एनसीईआरटी में यस सिर्फ सर। एक एग्जांपल दिया है, रूमेटॉइड। हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पर्नीशियस एनीमिया दिया होगा शायद, एडिसन्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, बहुत सारी। नो सर, बस एक ही एग्जांपल है, कौन सा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो मतलब आर्थराइटिस एनसीईआरटी में दिया है। जॉइंट्स, हाँ जॉइंट्स वाला, ठीक है, तो वही याद रखो आप बस, हो बहुत। माइस्थेनिया ग्रेविस भी याद रख लेना, और ग्रेव डिजीज, ठीक है, दूसरी जगह पे दिया हुआ है, कई जगह पे 11th की बुक में, ग्रेव डिजीज इंडोक्राइन वाले सिस्टम में। ठीक है, चलो सर और मतलब बताओ ये कुछ। ऐसी डिसीज है जिससे ऑटो इम्यूनिटी होता है। हाँ मतलब ऑटो इम्यून वाला ये है ही है, डिजीज ही ऑटो इम्यून वाला है। मतलब होगा क्या, जैसे हमको मान लो, जैसे ये आप देखो आर्थराइटिस में देखो, अच्छा समझा देता हूँ एक एग्जांपल से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ही देख लेता हूँ।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही देख लेते हैं हम कहानी क्या है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो क्या है, देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप बोलोगे एक रूमेटॉइड फैक्टर होता है। क्या होता है? रूमेटॉइड फैक्टर होता है, और उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फैक्टर एम, आईजीएम, ठीक है, उनका बना होता है, ठीक है, आईजीएम का। तो अब ये मान लो हमारा साइनोवियल जॉइंट है, ऐसे साइनोवियल जॉइंट समझते हो ना, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ऐसे ये साइनोवियल जॉइंट है। अब देखो इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर बेटा जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना, ये इनमें इन्फ्लामेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि यहाँ पर आपका आईजीएम का डिपोजिशन हो जाता है। बहुत सारे आईजीएम आते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं इसमें बीच में, और जैसे डिपॉजिट होंगे तो ये चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगा, ये पार्टिकल टाइप में, और जब प्रॉब्लम होगा तो ये इन्फ्लामेशन करने लगेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो आईजीएम तो हमारा एंटीबॉडी है, हमारी बॉडी में अच्छे के लिए बनना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया? हमें को नुकसान पहुंचाने लगा। तो उसी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ओके, गॉट इट? यस सर। सर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी डिफिनीशन बता दीजिए। अच्छा, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी देखो भाई क्या है। एक्टिव पैसिव में देखो क्या है भाई, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम लोग जो है यहाँ पर मेमोरी सेल्स होती हैं, और वो क्या करती हैं? पहले जैसे मान लो एक्टिव में दो तरीके का मैंने बताया था, ठीक है। एक्टिव में कैसा था? दो था। कौन कौन सा था? तो आप बोल रहे थे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके का होता है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा? बॉडी जो होगी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, है ना, जब आप उसको वैक्सीनेट करोगे या कोई एंटीजन उसके बॉडी के अंदर आएगा। पैसिव में हम प्री फॉर्म बनाते हैं। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? बॉडी हमारी क्या है, देखो ऐसे ये हमारा बॉडी है मान लो, ठीक है, ये बॉडी है। अब इसमें दो थे, एक या तो हम बोले थे कि नेचुरल हो सकता है, या हमने बोला था आर्टिफिशियल हो सकता है। तो नेचुरल में क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा खेल रहा है, उसकी बॉडी में चला गया कोई एंटीजन, अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया, ये एंटीबॉडी बना दिया। अब एंटीबॉडी बना दिया तो इसको मार देगा, और फ्यूचर के लिए इसने क्या किया? मेमोरी सेल्स भी रख लिया अपनी, तो आगे सेम टाइप का फिर एंटीजन आएगा तो फिर मार दिया जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल में कहानी अलग है। हम क्या करते हैं? एटीन्यूएटेड वायरस को लगाते हैं या एटीन्यूएटेड वैक्सीन लगाते हैं, और वैक्सीन लगाते हैं बॉडी में, तो क्या होता है? ये लोकल वाला जो है आपका एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मतलब ये पैथोजेनिक नहीं होगा, ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट बॉडी हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देगी। तो यहाँ पर हमने खुद कराया, जानबूझ के कराया। नेचुरल वाले में जानबूझ के नहीं करवाते हैं, वो एक्सीडेंटली आ जाता है और वो रिकवर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हम कोरोना वैक्सीन देते हैं तो ये सब यही है। तो एक्टिव में क्या होगा आपका? नेचुरल और आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? अल्टीमेट पर्पस क्या होता है हमारा? टू डेवलप द मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स कब डेवलप होंगी? जब उनका इनकाउंटर होगा किसके साथ में? तो आप बोलोगे जो है एंटीजन के साथ। अब देखिए पैसिव में हम क्या करते हैं? पहले से ही एंटीबॉडी बना के रख लेते हैं, और ये एंटीबॉडी जैसे आपको जरूरत होती है वैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में। क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में, ठीक है, तो उसको हम पैसिव बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे पैसिव के केस में जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तब क्या होगा, देखो तो यहाँ पर आप बोलोगे पैसिव के केस में जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो यहाँ प्री फॉर्म एंटीबॉडी होती है, और इमरजेंसी में यही काम आती है। जैसे स्नेक आपको बाइट कर लिया, अब स्नेक बाइट में आप बोलोगे कि नहीं हमको एक्टिव चाहिए, वैक्सीन लगाओ, तब तो हो गया, पता नहीं कब जो है एंटीबॉडी निकलेंगी 24 घंटे बाद, तब तक तो मर जाएगा आदमी।
तो इस स्नेक वेनम के अगेंस्ट हम पहले से प्री फॉर्म एंटीबॉडी बना के रख लेते हैं। अब जैसे होगा वैसे हम तुरंत लगा देंगे, काम खत्म, बच जाएगा बंदा, है कि नहीं? समझ में आई बात की नहीं? ओके सर। और बताओ। सर अल्फा इंटरफेरॉन्स भी बता दीजिए एक बार। अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है। देखिए इंटरफेरॉन्स होते क्या है, सबसे पहले मान लो ये एक सेल है आप, ठीक है। अब ये अभी नॉर्मल सेल है, इसके आसपास भी सेल्स होंगी बहुत सारी, ठीक है। अब देखिए कोई वायरस होगा, कोई वायरस होगा, ये मान लो वायरस है, वायरस। अब ये वायरस आया और इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया इस सेल को। अब इन्फेक्ट कर दिया तो बेटा यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे जैसे ये इन्फेक्ट करेगा वैसे ये क्या करेगा, साइटोकिन्स निकालता है। और साइटोकिन्स का एक एग्जांपल होता है अल्फा इंटरफेरॉन। क्या होता है? अल्फा इंटरफेरॉन। ये अल्फा इंटरफेरॉन निकलेंगे और क्या करेंगे, इनके पास रिसेप्टर होते हैं बगल में, जो नेबरिंग सेल्स होती हैं, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, और ये तुरंत जाके बाइंड करते हैं रिसेप्टर से। बाइंड कर गए, अब बाइंड कर गए तो तुरंत क्या होंगी, ये एक्टिवेट हो जाएंगी, और जैसे एक्टिवेट होंगी तो ये क्या करेंगी, एंटी जो है बहुत सारे और केमिकल्स निकालने लगेंगी, और क्या कर लेंगी, अपने आप को बचा लेंगी। लेकिन ये मर जाएगा क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो चुका था वायरस से। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो अलार्मिंग सिचुएशन को ट्रिगर करते हैं, आसपास की सेल्स को रिलीज मतलब बचाते हैं एंटीजन से, उनको हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। कब निकलते हैं तो आप बोलोगे वायरल इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है वहां से निकलते, ठीक है। यस सर। और बताओ। और किसी का भाई डाउट हो तो बताओ कुछ। सर एक बार ना कांटेक्ट इनहिबिशन बता दीजिए प्लीज। कांटेक्ट इनहिबिशन देख लो बेटा, दो सेल्स हैं ये ऐसे, ये दो सेल्स हैं, तो ये आपस में जुड़ी रहती हैं, इसी को हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन, आपस में जुड़े रहना। और यहाँ पर प्रोटीन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का प्रोटीन होता है, उससे जुड़ी रहेंगी सेल, ये एक सेल ये है, एक दूसरा सेल ये। लेकिन जब आप बोलो कैंसर होता है तो कैंसर के टाइम पे ये ईसीएम सेल्स, जो ईसीएम प्रोटीन है ये रेगुलेट हो जाता है, इसका बनना बंद हो जाता है। तो ये सेल क्या होती है, इनके बीच में जो आपस में लिंकेज होता है वो टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो ये कैंसरस सेल होगी। अब ये मारी मारी फिरेगी, इधर उधर भागेगी, जहां जाएगी वहां कैंसर कॉज करेगी। तो उसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर के केस, ठीक है। ओके सर। So does have blood have our protease and nuclease? Nucleases नहीं, प्रोटीएजेस आपके अलग हैं एंजाइम्स, न्यूक्लियेजेस अलग एंजाइम्स हैं। न्यूक्लियेजेस जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं ना, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है। और प्रोटीएजेस जो होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले। तो ब्लड में अगर अगर ये एंजाइम्स होंगे, ब्लड में अगर होंगे तब तो ये डाइजेस्ट कर देगा, सेल को खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोलो और बताओ भाई। सर सीवेज ट्रीटमेंट बता दो। सीवेज ट्रीटमेंट बेटा मेरे में नहीं है, वो सर पढ़ाएंगे आपको, मेरे में नहीं है सीवेज, इकोलॉजी में है, सर से पूछना चाहिए। सर तो चैप्टर 10 आपके उसमें नहीं है? चैप्टर 10 कौन सा है? माइक्रोब्स इन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर। नहीं, वो सादा सर पढ़ाएंगे आप, उसमें से थोड़ा पार्ट है एनिमल का, वो मैं पढ़ा दूंगा, बाकी नहीं। सीवेज ट्रीटमेंट बॉटनी वाले पढ़ाते हैं, है ही नहीं मेरे पास। फूड एंड स्ट्रेटजी इनहेंसमेंट वाला है, वो होता है जूलॉजी, ठीक है। माइक्रोब्स वाला सर लोग पढ़ाते हैं।
और बोलिए कुछ। यस सर, बाकी सब क्लियर है और सर कोई डाउट हो तो हम आपके व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आया बेटा कोई तो आप लोग बिल्कुल पूछो, और बिल्कुल बढ़िया से एग्जाम दो जाके, एकदम फ्रेश होकर, टेंशन मत लेना एकदम, ठीक है। सर 13 मार्च वाली वीडियो नहीं है, मतलब कि आपके लिंक के बाद कोई वीडियो शेयर नहीं की गई है, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। रिकॉर्डिंग पे तो मैंने लगाया था बेटा कैंसर का। कैंसर वाला नहीं है सर। बाकी लोग बताओ है कि नहीं है। अच्छा चलो, नहीं है, कौन, स्नेहा कौन है? यस सर, स्नेहा। स्नेहा तो मुझे मैसेज करो, मैं भेजता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा वीडियो, ठीक है। ओके सर। और किसी कोई दिक्कत इस चैप्टर में? नो सर। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो तो 3 घंटे का मैंने बोला भी था कि बायोट्री एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पे बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, उस पे आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पर आपका जो है कैंसर वैंसर सब मिल जाएगा आपको। आप भेज दो, मैं ढूंढ के आपको दे देता हूँ, ठीक है। आप मुझे मैसेज सर कर क्या दो। नाम है? बायो? ट्री, बायोट्री। ओके सर। तो मैसेज कर दो मुझे, मैं दे दूंगा वहां पर, कहाँ पे है तुमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ठीक है फिर, हाँ सब लोग, ऑल द बेस्ट सभी को, बड़े से करो ओके, एग्जाम। थैंक यू सर। वेल डन। मिलते हैं 23 के बाद में, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय बेटा। स्नेहा तुम कर दो मैसेज मुझे, करो, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है बेटा। ओके सर।